नमस्कार, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील जांगीड़। आज के इस लाइव सेशन में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय शासन और राजनीति ऐसा विषय है जिसमें आप राजस्थान की कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लीजिए, चाहे आरएस का एग्ज़ाम लीजिए, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस भर्ती एग्ज़ाम, पटवार और जो भी आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें सब में, और यहाँ तक आप एकेडमिक एग्ज़ाम जो होती हैं उनमें भी भारतीय शासन और राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बहुत बड़े स्तर पर इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना एक बेस होता है, एक आधार होता है जिसको आप आधार मानकर ही आगे उसमें संविधान में किन किन बातों का समावेश होगा, उन सब बातों का पता लगता है। वो किससे लगता है? वो प्रस्तावना से लगता है। प्रस्तावना का हम अर्थ देखें तो प्रस्तावना का अर्थ देखो, क्यों आवश्यक है प्रस्तावना। सबसे पहली बात है शासन प्रणाली, उसको क्लियर करने का काम प्रस्तावना करती है। शासन प्रणाली क्लियर कैसे? यानी आप लोकतांत्रिक प्रणाली अपना रहे हो या आपके यहाँ स्वेच्छातंत्र, कौन सी शासन प्रणाली है, इन बातों का उल्लेख प्रस्तावना में किया जाता है। दूसरी जो बात है कि शासन करने के सिद्धांत, उनका भी उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। जो शासन या जो सत्ताधारी दल है या फिर जो भी शासन व्यवस्था है, हमारी सरकार है, वो किन सिद्धांतों को अपनाएगी, वो जनहित में काम करेगी या अपने स्वार्थ के लिए काम करेगी, ये सारी चीज़ें, सिद्धांतों का प्रकटीकरण जो होगा वो किस में होगा? प्रस्तावना में होगा। तीसरा इसमें है कि शासनकर्ता, उनके भी कुछ दायित्व बोध होते हैं। वो किन भूमिकाओं में काम करेंगे, कौन कौन सी भूमिकाओं को अपनाएंगे, वो दायित्व बोध भी उल्लेखित होता है किसमें? प्रस्तावना में होता है। भारतीय संविधान की पूर्ण व्याख्या का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि अगर विधानमंडल कोई कानून का निर्माण करता है और उस कानून की भाषा में अगर पूर्णता नहीं है तो प्रस्तावना के द्वारा उसको पूर्णता प्रदान की जा सकती है। यानी प्रस्तावना आपकी शासन प्रणाली का उल्लेख करेगी, शासन के सिद्धांतों का प्रकटीकरण करेगी, शासनकर्ता किन दायित्वों का बोध करते हैं, किन उद्देश्यों को लेकर वो शासन करेगा, उनका उल्लेख करेगी, और संविधान को पूर्णतया, शब्दशः पूर्णता भी प्रदान करने का काम संविधान की प्रस्तावना करती है। ये अर्थ निकल के हो गया। अब इसमें आगे देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका बेस है, उसका आधार है, स्रोत है, वो अमेरिका का संविधान है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई, तो उत्तर क्लियर है, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना के कई अन्य नाम भी होते हैं। प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। इसको संविधान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे के मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में परिभाषित किया कि ये एक कुंडली है जो पूरे संविधान का वृत्तांत हमें बताएगी। ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में उल्लेखित किया। वहीं अर्नेस्ट बार्कर ने इसे कुंजी नोट, आप इसको कीपैड कह सकते हो, ये कीपैड है किसका? पूरे संविधान का। एन.ए. पालकेवाला ने इसको एक इंट्रोडक्शन लेटर या परिचय पत्र के रूप में या आपके छोटे से एक आधार के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। तो यहाँ क्लियर है कि उद्देशिका, प्रवेश द्वार, प्रस्तावना, ये सारे एक ही चीज़ें होती हैं, एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं, और ये वो परिभाषाएं कह सकते हो या वो शब्दावली कह सकते हो जो विभिन्न लोगों ने अपने हिसाब से तय की है। आगे इसमें हम देखते हैं प्रस्तावना का आधार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को इस संविधान का प्रमुख आधार या उस प्रस्तावना का प्रमुख आधार माना गया है। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था और संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकृति मिल गई थी, यानी इसको स्वीकार किया गया था। ये जो प्रश्न है
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न पूछने की विधि देखो आप। प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ। तो इसका सीधा सा क्लियर उत्तर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार, कितनी बार, एक ही बार संशोधन किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। ध्यान देने वाली बात यह है कि संशोधन करते समय भारत में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, उसके तहत पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द संशोधन किया गया और 3 नए शब्द हमने जोड़े। पहला शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। इन शब्दों की हम व्याख्या आगे प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न निकलता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। जो उल्टा प्रश्न आता है वो ये आता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। बताइए कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? ये 3 ऑप्शन में है, ये 3 शब्द जुड़े हैं। चौथा आपका ऑप्शन होगा, वो आपको उत्तर मिल जाएगा। ये बहुत बड़े प्रश्न के रूप में बार बार आता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को अब देखो, प्रस्तावना को हम एक एक शब्द में देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा होता है, हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1919 का शासन अधिनियम ले लीजिए, 1935 का शासन अधिनियम ले लीजिए, ये दोनों के जो अधिनियम हैं ये आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीयों ने तैयार नहीं किए थे, इनका निर्माण भारतीयों ने नहीं किया था। लेकिन ये हमारा संविधान पहली बार ऐसा है कि पहली बार संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है और भारतीयों ने इसको आत्मसात किया है। भारतीय संविधान को जो ताकत मिलती है, जो अंतिम संप्रभुता है, वो किसके पास है? लोगों के पास है। इसलिए भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। हम भारत के लोग भारत को, आगे इसमें शब्दावली है भारत को। ये देखो, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। आपके सामने उत्तर है 2 बार। प्रस्तावना में मौलिक जो शब्द थे वो 85 थे, प्लस 3 शब्द हमने संशोधन के बाद इसमें और जोड़ दिए हैं, तो शब्दों की संख्या होगी है 88। इन 88 शब्दों में भारत शब्द का प्रयोग केवल 2 बार होता है। आगे आपको प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल या भारत शब्द कहीं दिखाई नहीं देगा। हम भारत के लोग, भारत को आप कैसा देखना चाहते हो, यानी किन उद्देश्यों की, किन लक्ष्यों की प्राप्ति है? तो भारत को देखो, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम एक एक शब्द यहाँ क्लियर कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमता, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। उस पर किसी बाह्य राष्ट्र का, बाह्य संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे भारत यूएनओ का सदस्य बने, चाहे भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बने। लेकिन संप्रभुता भारत के पास मौजूद है। आज़ादी से पहले भारत राजनीतिक रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसका मतलब भारत के पास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, संप्रभुता नहीं था। लेकिन आज भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। वो आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है, तो वो कोई बाह्य दबाव में भी काम नहीं करता है। अपने जितने भी फैसले लेने होते हैं भारत अपने हिसाब से लेता है, किसी के प्रभाव में आके, किसी के दबाव में आके फैसले नहीं करता है। दूसरा शब्द है समाजवादी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, समाजवादी ये मूल संविधान
का शब्द नहीं है, जो मूल संविधान की प्रस्तावना में वो शब्द नहीं है। इसको हमने कब जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने जोड़ा। ये जो समाजवाद शब्द देख रहे हो, ये टिपिकल समाजवाद जो होता है, जिसको हम इंग्लैंड में बात करें तो फेबियन समाजवाद आ जाएगा, या आप साम्यवाद के नज़दीक देख सकते हो, वो टिपिकल नहीं है। ये नेहरू का जो सिद्धांत था लोकतांत्रिक समाजवाद, उसके नज़दीक, और यहाँ सीधा सा है कि ये आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है, इसका मतलब है कि जो भौतिक संसाधन भारत में हैं उन पर किसी वर्ग या किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होके पूरे समाज का अधिकार, वह समाजवाद यानी समाज का विचार कहलाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, 2 शब्द क्लियर हो गए। आगे देखो, पंथ निरपेक्षता, ये भी वो शब्द है जो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इसको भी हमने बाद में जोड़ा है, और वो संशोधन भी कौन सा है? 42। ऐसा ही एक शब्द और है, धर्मनिरपेक्ष। भारत जब से आज़ाद हुआ है, जब से उसने अपना संविधान लागू किया है, तब से ही भारत अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, जहाँ सभी धर्मों को समान महत्व मिला है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को अपनाया। इन दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल समान है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों को समान महत्व प्राप्त है, तथा किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको प्रस्तावना में जो शब्द दिखाई देगा वो पंथ निरपेक्षता मिलेगा, ना कि धर्मनिरपेक्षता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धर्म हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है, हमारी लाइफस्टाइल में शामिल हो चुका है। हम किसी व्यक्ति के नाम से, किसी व्यक्ति के संबोधन से, किसी व्यक्ति के वेशभूषा से या उसके सामाजिक परिवेश को देखकर सहज अंदाज लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस धर्म का होगा। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम से, उसके संबोधन से, उसकी वेशभूषा से या उसके परिवेश को देखकर हम ये अंदाज नहीं लगा सकते कि वो किस पंथ का होगा। दूसरा, कुछ धर्म हमारे यहाँ ऐसे हैं जो पंथ के रूप में भी काम करते हैं, जैसे सिख धर्म और पंथ दोनों के रूप में चलता है। इसलिए धर्म से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, तो इसका समानार्थी शब्द हमने कौन सा लिया है? पंथ निरपेक्षता। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, चौथा शब्द जो है वो है लोकतांत्रिक। लोक यानी पब्लिक, और तंत्र यानी सिस्टम, यानी पब्लिक का सिस्टम। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहाँ पर जनता ही सर्वेसर्वा होती है, जनता ही मालिक होती है। जनता द्वारा अभिव्यक्ति, उसकी इच्छा को अभिव्यक्त करने के बाद में उसके चुने हुए प्रतिनिधि ही कानून निर्माण करते हैं। जनता सरकार को चुनने का काम करती है, और अगर कोई सरकार उसकी जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करती है तो जनता उसको बदलने का भी काम कर सकती है। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक यानी जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित ही शासन तंत्र है, जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। गणराज्य, गण रिपब्लिक, और राज्य का मतलब स्टेट, यानी भारत एक रिपब्लिक स्टेट भी है। गणराज्य का सीधा सा अर्थ ये है कि क्योंकि भारत में शासन प्रणाली है संसदीय, और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका में लगभग स्थितियों में दोहरापन पाया जाता है। एक वहाँ नाममात्र का प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। भारत में संवैधानिक प्रधान, नाममात्र का प्रधान, उनको हम राष्ट्रपति के रूप से, संघीय स्तर पर राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, और राज्यों में उनको राज्यपाल की भूमिका के रूप में देखते हैं। भारत का जो ये संवैधानिक प्रधान है, जिसको हम राज्य प्रमुख बोलते हैं, ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। और इसलिए क्योंकि जनता उनका निर्वाचन करती है, तो जनता
पब्लिका स्टेट, इसलिए भारत एक गणराज्य है। यानी जिस देश का संवैधानिक प्रधान वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है वो क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप आगे देखें। न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है कि भारतीय नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी सबसे पहले हमें समझना होगा कि न्याय क्या होता है। न्याय साधारणतः हम देखें तो समान के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ भी समान व्यवहार, वो अपने आप में क्या होता है? न्याय होता है। अब कौन से न्याय प्रदान करेगा? सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक समानता यानी सामाजिक बराबरी की वंचित वर्ग है और जो संसाधन संपन्न वर्ग है उनमें कोई भेदभाव ना हो, सामाजिक स्तर पे उनकी बराबरी हो। आर्थिक न्याय, अभी मैंने आपको कहा कि आर्थिक न्याय का प्रतीक समाजवाद भी है, यानी उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग का अधिकार ना हो के पूरे समाज का होगा, वो कौन सी व्यवस्था स्थापित करेगा? आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, इसमें 2 तरह की बातें हम शामिल कर सकते हैं। एक तो वोट डालने का अधिकार जिसको हम मताधिकार बोलते हैं, और एक चुनाव लड़ने का अधिकार। ये दोनों राजनीतिक अधिकार हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होता है और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है तो ये कौन सी न्याय की स्थापना करेंगे? ये राजनीतिक न्याय की स्थापना करेंगे। इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। आगे इसमें देखिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में जो मुख्य है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी आप अपने विचार बनाइए और इन विचारों को प्रकट कीजिए। ये दोनों आपको मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 में दिखाई देंगी, क्लियर प्रदान किया गया है। विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है उनका उल्लेख आर्टिकल 25 से लेकर आपको आर्टिकल 28 मौलिक अधिकारों में वहाँ पे, यानी ये मौलिक अधिकार भी यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि हमें किन प्रकार की स्वतंत्रताएं जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं यह संविधान हमें प्रदान करता है। समानता। समानता किसकी समानता? तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिले, उसके व्यक्तित्व विकास की उचित अवसर उसको उपलब्ध करवाए जाएं, ये अवसर की समानता। और प्रतिष्ठा और बंधुता या अखंडता, ये शब्द हम इन्हीं में देख सकते हैं। इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मौलिक आधार आपको दिखाई देगा वो इन शब्दों में दिखा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत आर्थिक दृष्टि से एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है। धार्मिक सहिष्णुता यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। शासन, सत्ता निर्धारण, शासन संचालन, शासन का गठन करना या सत्ता से वंचित करना उनको, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। भारत का संवैधानिक प्रधान जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक भारतीय को प्रदान किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म, ये स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी हमारे संविधान का जो आधार बनता है यहीं से बनता है। आगे जो भी हमें ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हम मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक बोलते हैं, तो निर्देशक तत्वों को हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक बोलते हैं। यानी जो कुंजी रहेगी हमारे संविधान की, वो ये प्रस्तावना रहेगी। आगे इसमें देखें, प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण बात,
यानी प्रस्तावना के लेकर समय समय पर न्यायालय में मामले आए हैं और न्यायालय ने हर मामले में अपना दृष्टिकोण उनमें प्रकट किया है। जो महत्वपूर्ण वाद पूछे जाते हैं मुख्यतया फोकस एग्जाम में इन दो वाद पर होता है। लेकिन उससे पहले AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950, इस वाद में न्यायालय ने साफ कहा है कि प्रस्तावना उसको परिभाषित किया जाए संविधान की आत्मा के रूप में, यानी संविधान की एक जो सोल है, आत्मा है, वो हम किस में देखेंगे? प्रस्तावना में। बेरुबारी विवाद 1960, इस वाद में कोर्ट ने अपने जो वर्डिक्ट है, अपने निर्णय में साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरुबारी पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था जो पाकिस्तान में मिलना था और उसमें जनमत संग्रह की बात को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए ये वाद आया। तो वहाँ पर कोर्ट ने क्लियर किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवन भारती बनाम केरल राज्य, इनको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि ये एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वाद में जो क्लियर निकलता है वो ये निकलता है, आप देखिए इसको थोड़ा, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967। आपको ये पता है कि संविधान में संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वो संविधान के भाग 3, ध्यान रखिए, संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? यानी संविधान के भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब इस वाद में न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को क्या किया? सीमित किया। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिमिटेशन तय होगी कि कहाँ तक संशोधन का दायरा होगा, यानी मौलिक अधिकार भाग 3 में संसद संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन जो दूसरा मामला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले वाले फैसले को पलट दिया। यानी गोलकनाथ में जो सीमा तय की थी उसको यहाँ पर पलटते हुए ये कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान के मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे का मतलब क्या है? मूल ढांचे का मतलब है कि आपके यहाँ संघात्मक स्वरूप है, आपके यहाँ पंथ निरपेक्षता है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये मूल ढांचा है, इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। यानी गोलकनाथ में जो सीमा निर्धारित की थी कि किस सीमा तक जाकर संसद संशोधन कर सकती है संविधान में, इसमें ये कहा गया कि सीमा कहाँ तक है? प्रस्तावना। इससे पहले मैंने आपको बेरुबारी में बताया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन पहली बार यहाँ पर केशवानंद वाले मामले में कोर्ट ने खुद ने तय किया कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है।
इसका मतलब प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। इसमें जो प्रश्न निकलते हैं कि किस वाद में संसद की न्यायिक शक्ति को या संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को असीमित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस वाद में संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और किस वाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग स्वीकार किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है। प्रस्तावना को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। आज की ये छोटी सी क्लास है, पहला सेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। आने वाला कल आज से बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।